देखिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे और आज इस टॉपिक पर देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। देखिए आज हम पहले बता देते हैं, अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं, जीडी की तैयारी करते हैं, कांस्टेबल, यूपी पुलिस या फिर यूपी पीएससी या फिर यूपीएससी सीसेट जो बहुत बड़ा एग्ज़ाम होता है उसमें निबंध लिखने के लिए आता है अगर इस टॉपिक पर ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट या ग्रीन हाउस प्रभाव, तो आज हम इसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। अगर आप पूरा निबंध लिखना चाहते हैं एक बहुत बड़े पेज पर, तो आपको इस वीडियो को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो खास करके वो बच्चे जो इंटर में हैं या फर्स्ट ईयर में हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव को बहुत अच्छे से जानना चाहते हैं, इसके बारे में एक साइंटिफिक सोच डेवलप करना चाहते हैं, ये क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ होता है और इससे क्या हम लोगों को नुकसान है, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आप बहुत अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं इसको, तो अगले 5-6 मिनट तक हमारे साथ बने रहिए, डिस्कस कर देंगे अच्छी तरह से। देखो हमारे पास ये क्या है, पृथ्वी है। हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर ये हैं पेड़ पौधे और ये हैं इंसान। पृथ्वी पर पेड़ पौधे और इंसान होते हैं, हम लोग रहते हैं। इसके चारों तरफ एक वातावरण है, इस वातावरण में ये गैसेस पाई जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस, जलवाष्प यानी वाटर वेपर और नाइट्रस ऑक्साइड। जो हम लोग गाड़ियाँ चलाते हैं, बस चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं या फिर मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो उससे निकलता है धुआं। उस धुएं में होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यही धुआं होता क्या है, धीरे धीरे ऊपर उठता है। क्यों? क्योंकि उसका वजन जो है, उसका वजन हल्का होता है, यानी वो हल्का होता है। हम जानते हैं कि हर एक हल्की चीज़ नीचे से ऊपर जाती है। पानी में इस चीज़ का आभास किया जा सकता है। अगर हम लोग पानी में जाते हैं तो पानी के द्वारा हमारे ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ एक बल लगाया जाता है जिसको श्यान बल कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड का वजन थोड़ा सा कम है, मास थोड़ा सा कम है, किसके अपेक्षा, इस एटमॉस्फेयर में उपस्थित और गैसेस की अपेक्षा। तो वो क्या करेंगी, यह हल्की गैस होने की वजह से नीचे से ऊपर जाएगी और वायुमंडल में ये गैस चली जाएगी। अब हम इसके बारे में समझाते हैं कि मीथेन गैस कैसे हम लोगों को वायुमंडल में मिलती है। देखिए हम लोग घरों में तेल यूज करते थे, पहले मिट्टी का तेल यूज करते थे या फिर घरों में दिवाली के वक्त भी तेल यूज करते हैं या जीवाश्म जो चीज़ें होती हैं जैसे पेट्रोल हो गया और डीजल हो गया, इनकी भी खपत करते हैं ना, तो इनके खपत से जो गैस निकलती है वो भी कहाँ जाएगी, सीधे ऊपर। तो इनके खपत होने से, ये इन ईंधनों को जलाने से कौन सी गैस पैदा होगी, मीथेन। और ये मीथेन गैस नीचे से कहाँ जाएगी, नीचे से डायरेक्ट जाएगी ऊपर, और कहाँ जाएगी, ये एटमॉस्फेयर में मिल जाएगी जा करके। तो इस एटमॉस्फेयर में एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और एक मीथेन गैस। अब ये जलवाष्प कैसे जाएगा, ये जलवाष्प है, जलवाष्प देखो नदियों का पानी, नहरों का पानी, तालाबों का पानी या फिर समुद्रों का पानी, ये पानी होता क्या है, सूरज की जब किरणें, ये हमारा सूरज है, इसकी जब किरणें यहाँ पर पड़ती हैं समुद्र पर, तो समुद्र के पानी जो है उसको हीट देंगी। हम जानते हैं कि सूरज से 4 चीज़ें मिलती हैं, कौन कौन सी, हीट मिलती है यानी कि ऊष्मा मिलती है, प्रकाश मिलता है, ऊर्जा मिलती है, या फिर साथ ही साथ इसमें विटामिन डी भी मिलती है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है और जिसको हिंदी में सूखा रोग कहते हैं, ठीक है। तो विटामिन डी हमको कहाँ से मिलता है, सूरज से। तो ये चारों चीज़ें कहाँ आती हैं, सूरज पृथ्वी पर आती हैं। पृथ्वी पर जल को क्या करेंगी, हीट देंगी, और हीट से जल क्या होगा, वाटर जो है वेपर में बदल जाएगा और उठ के कहाँ जाएगा, सीधे वायुमंडल में जाएगा। तो वायुमंडल में ये पानी भी होता है यानी जलवाष्प भी होता है। तो ये तीनों चीज़ें वायुमंडल में उपस्थित हैं। और एक साथ ही साथ होता है नाइट्रस ऑक्साइड, ये है N2O नाइट्रस ऑक्साइड। ये वही गैस है, याद करो, लाफिंग गैस, हंसाने के लिए इसका यूज किया जाता है। एक बार इंसान अगर इसको सूंघ लेता है नाइट्रस ऑक्साइड को, तो वो हमेशा हंसता ही रहता है, ठीक है, जब तक ये इसका पूरा असर उस इंसान के पूरे थोपड़े पर रहता है, ठीक है, तब तक वो हंसता रहता है। तो ये सारी गैसेस को हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। इनको क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं, गैसेस। ये ऑप्शन में दिया जा सकता है, कभी क्वेश्चन पूछा जाए इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो आपको वहां से आंसर दे देना है कि ये तो हैं, आपको इतना याद रखना है ये हैं, बाकी जो होंगे वो कट कर देना ऑप्शन, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन गैस, जलवाष्प और नाइट्रस ऑक्साइड, ये क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस हैं। अब ग्रीन हाउस गैसेस काम क्या करती हैं, ये गैसेस
गैसेस ये तो पता चल गया कि एटमॉस्फेयर में है, वायुमंडल में ये गैसेस हैं, लेकिन इनका काम क्या होता है? देखो, जब सूरज की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं और पड़ने के बाद हम जानते हैं कि एक वापस भी जाएंगी। जब ये वापस जा रही होती हैं तो कुछ तो किरणें हैं जो यहाँ से पार कर जाते। एक चीज़ और, इसमें एक चीज़ और आती है, ओजोन। ओजोन के बारे में आपने सुना होगा। ओजोन होती है O3। ये क्या है? ओजोन परत है जो पृथ्वी के चारों तरफ दूसरे मंडल यानी समताप मंडल में पाई जाती है। तो ये 5 गैसेस होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस। और ये करती क्या है? सूर्य के किरणों को पृथ्वी पर आने से ये आने तो देती हैं लेकिन वापस जाने नहीं देती। इसकी वजह से होगा क्या? पृथ्वी, यहाँ सूर्य की जो हीट है वो पृथ्वी पर रह जाएगी, तो कुछ तो हीट वापस चली जाती है, लेकिन कुछ हीट जो है इन गैसेस का एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होने की वजह से उस हीट को रोक लिया जाता है। और उसके रोकने की वजह से वो होगा क्या? हीट पृथ्वी पर चली जाएगी, यानी पृथ्वी को और ज़्यादा गर्म करेगी। और पृथ्वी को और ज़्यादा क्या करेगी? गर्म करेगी। पृथ्वी को और ज़्यादा गर्म करेगी। इसी को हम लोग कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? कि सूर्य की जब किरणें, सूर्य की ऊष्मा जब पृथ्वी पर पड़ती है, पड़ने के बाद वापस लौटती है, तो एटमॉस्फेयर में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन गैस, ओजोन गैस, जलवाष्प और नाइट्रस ऑक्साइड, ये गैसेस मिलकर कुछ ऊष्मा को रोक लेती है पृथ्वी पर ही, इनको वापस नहीं जाने देती। इससे होगा क्या? पृथ्वी को ऊष्मा मिलेगी, पृथ्वी को हीट मिलेगी, पृथ्वी का टेम्परेचर, पृथ्वी का ताप लगातार बढ़ता जाएगा और पृथ्वी का ताप लगातार बढ़ेगा। इसी क्रिया को, इसी प्रभाव को हम लोग कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। हिंदी में ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव समझ में आ गया कि सूर्य की हीट, सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर पड़ता है तो एटमॉस्फेयर में उपस्थित है कुछ गैसेस। ये गैसेस कुछ पृथ्वी की हीट को वापस जाने से रोक लेती हैं, जिससे पृथ्वी का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। पृथ्वी के टेम्परेचर का लगातार बढ़ना किसकी वजह से? सूर्य की किरणों की वजह से ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। लेकिन आपने एक टर्म्स और सुना होगा जिसका नाम है ग्लोबल वार्मिंग। देखो, हम लोग जानते हैं कि जब सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर पड़ता है तो सूर्य धीरे धीरे गर्म हो रहा है। सूर्य क्या हो रहा है? धीरे धीरे गर्म हो रहा है। तो सूर्य ने अर्थ क्या है? पृथ्वी धीरे धीरे गर्म हो रही है। तो पृथ्वी का धीरे धीरे गर्म होना, धीरे धीरे पृथ्वी का गर्म होना क्या कहलाता है? ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। ग्लोबल का मतलब होता है पूरा ग्लोब। ये जो ग्लोब है तुम्हारा, पृथ्वी एक तरह की ग्लोब ही तो है, गोल है ना पृथ्वी। पृथ्वी गोल नहीं है। लोग कहते हैं पृथ्वी गोल है, हम कहते हैं कि पृथ्वी गोल नहीं है। पृथ्वी पर रहने वाले लोग कैसे हैं? मतलबी हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। ग्लोबल वार्मिंग समझ में आ गई। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? कि पृथ्वी का गर्म होना। वार्मिंग का मतलब गर्म होना, तो पृथ्वी का गर्म होना क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। ये एक तरह का टर्म है, आपको समझना जरूरी है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट समझ में आ गया, ग्लोबल वार्मिंग समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं इसके क्या क्या नुकसान है। देखो, जब ये सूर्य की किरणें यहाँ पर आएंगी, एटमॉस्फेयर को गर्म करेंगी, तो यहाँ पृथ्वी भी तो गर्म हो रही है। और पृथ्वी जब गर्म होगी तो पृथ्वी के आसपास जो गैसेस हैं वो गर्म होंगी। पृथ्वी पर जो पानी है वो गर्म होगा। पृथ्वी पर क्या है? जो पानी है वो गर्म होगा। और इस पानी को जो गर्म हो रहा है, ये गर्म होने के बाद कहाँ जाएगा? सीधे वायुमंडल में जाएगा। सीधे कहाँ जाएगा? वायुमंडल में जाएगा। हीट, सूर्य की हीट लेकर ये पानी कहाँ जाएगा? तो वायुमंडल में जाएगा, वाटर वेपर बन के। लेकिन एक बात सोचो, अगर ये ऊपर जा रहा है तो हम जानते हैं नीचे से जितना पानी ऊपर जाएगा वो उतना बरसेगा। तो जितना पानी ऊपर जाएगा उतना बरसेगा। तो इससे एक बात तो समझ में आई कि भारी वर्षा होगी। क्या होगी? भारी वर्षा होगी। भारी वर्षा क्यों होगी? क्योंकि पृथ्वी का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ का पृथ्वी पर का जो पानी है वो सूर्य की हीट से, सूर्य की ऊष्मा से धीरे धीरे वाटर वेपर बनकर एटमॉस्फेयर में जाएगा, बादल में जाएगा। उसके बाद उसका होगा कंडेंसेशन और वो पृथ्वी पर बरस जाएगा। जहां वर्षा हो रही थी वहां और ज्यादा वर्षा हो जाएगी। बात समझ में आई? तो ये भारी वर्षा होगी यहाँ से, ये बात तो समझ में आई। और अब हम बात करते हैं समुद्र के तल की। देखो, जब सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर पड़ेगी तो यहाँ क्या होगा? पृथ्वी का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है और
पृथ्वी पर बर्फ भी तो है, ये आप लोगों को पता है। पृथ्वी पर क्या है, बर्फ भी तो है, चारों तरफ क्या है, बर्फ भी है। जैसे हिमालय पर्वत, यहाँ पे क्या है, हिमालय पर्वत है। तो ये पर्वत पे है क्या, जितना जितना नीचे से ऊपर जाते हैं टेम्परेचर घटता जाता है। तो हिमालय पर्वत पर क्या है, ऊपर बर्फ ही बर्फ है। तो उसी बर्फ का पिघलने से ही तो नदियाँ बहती हैं और समुद्र में मिल जाती हैं। नदियाँ बहती हैं और समुद्र में क्या करती हैं, मिल जाती हैं। समुद्र में क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं। किसकी वजह से नदियाँ बहती हैं, तो ग्लेशियर के पिघलने से। चारों तरफ दूर दूर तक जो बर्फ आपको दिखाई देता है उसको हम लोग ग्लेशियर कहते हैं। अगर ये ग्लेशियर पिघलता है तो बर्फ पानी में कन्वर्ट होता है और वो नदियों में आता है। नदियों में तभी इसलिए पानी आता है। नदियों में पानी किसकी वजह से आता है, तो ये ग्रीन हाउस प्रभाव की वजह से नहीं आती, बल्कि ग्लेशियर जब पिघलता है तो ग्लेशियर के पिघलने से नदियां बहती हैं। लेकिन एक बात सोचो, ग्रीन हाउस प्रभाव से होगा क्या, पृथ्वी ज़्यादा गर्म होगी, टेम्परेचर ज़्यादा गर्म होगा, तो ग्लेशियर ज़्यादा पिघलेंगे। अगर ग्लेशियर्स ज़्यादा पिघलेंगे तो नदियों में जो पानी आ रहा है वो ज़्यादा होगा। बात समझ में आई, नदियों में क्या होगा, पानी ज़्यादा होगा। एक बात सोचो, अगर नदियों में पानी ज़्यादा होगा तो जहाँ पर डैम बनाए गए होंगे, जहाँ पर डैम बनाए होंगे उनको क्या कर दिया जाएगा, उनको क्या कर दिया जाएगा, एकदम पानी उस पर मारेगा धड़ाक दे, मतलब वो डैम क्या होंगे, टूट भी सकते हैं। इस बात का डर रहता। अच्छा एक बात ये, अगर ये पानी बढ़ गया, नदियों का पानी जो है बढ़ गया, लेवल बढ़ जाएगा, तो आसपास इसके चारों तरफ जो गांव होंगे, जो शहर बसे होंगे, उन तक पानी जाएगा, बाढ़ का पानी आएगा। यानी क्या होगा, ऐसे बाढ़ भी आ सकती है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव से क्या होगा, बाढ़ भी आ सकती है। पहली क्या बात है, बाढ़ भी आ सकती है। अच्छा दूसरी बात, अगर ये बाढ़ नहीं आए, अगर सोचो बाढ़ नहीं आए, अगर इसके नदी के आसपास बसे गांवों में, शहरों में बाढ़ नहीं आती है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा पानी जाएगा कहाँ, सीधे समुद्र में जाएगा। यहाँ है अरबियन सागर और यहाँ है बे ऑफ बंगाल, दोनों समुद्र में ये पानी जाएगा। अगर ये पानी दोनों समुद्र में जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी समुद्र में जाएगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा पानी समुद्र में जाएगा तो एक बात और सोचो, समुद्र का लेवल धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। अगर समुद्र का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा तो ये शहर के आसपास, सॉरी इंडिया के आसपास और जितने भी कंटिनेंट्स हैं उनके आसपास जो क्षेत्र हैं वो क्या होंगे, डूबने लगेंगे। जैसे ये तुम्हारा है पूर्वी मैदान, पूर्वी तटीय क्षेत्र, और ये तुम्हारा पश्चिमी तटीय क्षेत्र। यहाँ के आसपास जो गांव हैं, शहर हैं, वो धीरे धीरे डूबने लगेंगे। तो इससे होगा क्या, इससे होगा क्या, आसपास के जो शहर हैं वो डूबने लगेंगे। ये भी तो एक तरह की समस्या है। अच्छा एक बात और सोचो, हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी जो है वो धीरे धीरे अपने आप में गोल है तो है और घूम भी रही है। तो पृथ्वी जो अपने आप में इस तरह से घूमती है तो उसको घूर्णन कहते हैं, रोटेशन कहते हैं। लेकिन जब ये पृथ्वी सूरज, जैसे ये सूरज है, सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो उसको परिक्रमण कहते हैं, इंग्लिश में रेवोल्यूशन कहते हैं। तो सूरज के चारों तरफ पृथ्वी जब चक्कर लगाती है तो वो क्या है, रेवोल्यूशन है। लेकिन खुद में घूम रही है, तो खुद में घूमने की वजह से देखो, जब सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो उसकी वजह से इस पर एक बल कार्य करता है जिसका नाम है गुरुत्व आकर्षण बल। लेकिन जब ये खुद में इस तरह से घूम रही होती है तो एक बल और कार्य करता है जिसका नाम है कोरियोलिस बल। क्या आपको कोरियोलिस बल के बारे में पता है? जैसे एक झूला है गोल, अगर ये झूला गोल है और यहाँ पे आप सेंटर में जाना चाहते हैं, अगर आप जाना चाहते हैं इस तरह से तो आराम से चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये झूला इस तरह से गोल है और आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, लेकिन ये झूला अभी क्या है, गोल गोल घूम रहा है, यहाँ पर रेस्ट में है, ये यहाँ पे घूम रहा है। अगर ये घूम रहा है, अब अगर यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पर अगर ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है तो यहाँ पर आप खड़े हैं तो आपका एक बल इधर की तरफ कार्य करेगा, मतलब कि राइट हैंड साइड की तरफ कार्य करेगा, एक बल कार्य करता है। तो इसके घूमने से जो बल कार्य करेगा वो आपको महसूस नहीं होगा। तो इस तरह से होगा क्या, अगर आप सेंटर पे जाएंगे तो आपके कुछ इस तरह से, आपका मार्ग कुछ इस तरह से हो जाएगा, आपका मार्ग कुछ इस तरह से हो जाएगा। आपका मार्ग अगर इधर से बल लग रहा है कोरियोलिस बल, तो आपका मार्ग कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब आप सेंटर तक जा सकते हैं। तो यहाँ पर सीधे चले गए, लेकिन ये खुद में घूम रही है तो यहाँ पर आपका रास्ता क्या हुआ, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। ये टेढ़ा किसकी वजह से हुआ है? जैसे कार में अगर किसी व्यक्ति को बैठा दिया जाए और कार में एक गुड्डा लटका दिया जाए ऐसे, तो हम कार जब रेस्ट में है तब तो गुड्डा सीधा रहेगा, लेकिन जब कार को चलाते हैं तो ये गुड्डा थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। वो इसीलिए हो जाएगा क्योंकि इस पर एक बल कार्य करता है जिसको हम लोग स्यूडो फोर्स कहते हैं, छदम बल कहते हैं। उसी तरह से
अगर ये पृथ्वी घूम रही है, अगर ये पृथ्वी चारों तरफ घूम रही है तो इस पर एक बल कार्य करेगा, इसके घूर्णन की वजह से। उसका नाम होता है कोरियोलिस बल। और ये कोरियोलिस बल के कारण ही, ये कोरियोलिस बल के कारण, ये कोरियोलिस बल आपके समझ में आ गया। अगर कोई चीज़ घूम रही होती है तब जो एक तरह का ऐसा बल कार्य करता है जो हमको दिखाई नहीं देता, उसी का नाम क्या है? कोरियोलिस बल है। उसी का नाम क्या है? कोरियोलिस बल। लेकिन जब ये पृथ्वी चारों तरफ घूम रही होती है तो आप जरा सोचो, ये हवाएं जो हैं, ये हवाएं जब गर्मी आती है, यहाँ पर जैसे मान लो एक एग्जांपल देकर समझाते हैं। भारत में क्या है, जब गर्मी आती है, अगर गर्मी आती है तो यहाँ की जो वायु है वो नीचे से ऊपर जाती है और समुद्र के आसपास जो क्षेत्र है वहाँ का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर ज़्यादा होता है। वो टेम्परेचर क्या होता है? ज़्यादा होता है। यहाँ का टेम्परेचर यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से यहाँ की जो वायु है उठ के कहाँ चली जाएगी? नीचे। लेकिन यहाँ का टेम्परेचर, समुद्र के पास का जो वाटर है उसके ऊपर जो टेम्परेचर है वो ठंडा कम होने की वजह से वो तो नीचे ही रहेगा। लेकिन जब यहाँ पर की भारत के ऊपर की जो वायु नीचे गई है तो यहाँ पर तो जगह खाली हो गई, तो यहाँ पर जो प्रेशर है वो कम हो गया, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है। तो अब होगा क्या? यहाँ की वायु कहाँ जाएगी? सीधे भारत में एंटर करेगी। लेकिन एक बात बताओ, ये सीधे जा सकती है उत्तर की तरफ और ये सीधे जा सकती है पूरब की तरफ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये जाती है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जाती है। ये किसकी वजह से जाती है? क्योंकि पृथ्वी घूर्णन कर रही है तो कोरियोलिस बल कार्य करता है। कोरियोलिस बल अभी अभी हमने समझा दिया। तो ये हवा की जो डायरेक्शन है वो इस तरह से हो जाती है कोरियोलिस बल के कारण। तो इससे होगा क्या कि सबसे पहले यहाँ पर मालाबार तट जो केरल में है, बहुत घनघोर, यहाँ पर एक पर्वत है, उससे टकराएगी और मानसून यहाँ पर वर्षा करा देगा। लेकिन आधा जो मानसून है वो आगे जाएगा और यहाँ तमिलनाडु, मेघालय में गारो खासी जयंतिया आपने पर्वत पढ़े होंगे, वहाँ पे होगा क्या? वहाँ पे टकराएगा और मानसून मेघालय में वर्षा करा देगा और आगे जाकर के गुजरात में वर्षा कराएगा, आगे जाकर के दिल्ली में कराएगा, उत्तर प्रदेश में थोड़ी करा देगा और आगे बढ़ेगा। जब ये वापस आएगा, जब ये हिमालय पर्वत है, यहाँ पे हिमालय पर्वत से टकराएगा तो रुक जाएगा, यहीं पे वर्षा कराएगा। लेकिन कुछ बचा तो ये वापस आएगा और यहाँ पर एक पहाड़ी है, यहाँ पर एक पहाड़ी है, उसका उड़ीसा में है, झारखंड, उड़ीसा झारखंड के बॉर्डर पे। तो वहाँ पे होगा क्या? वहाँ पर ये मानसून थोड़ा सा रुक जाएगा और यहाँ पर वर्षा करा देगा। लेकिन अगर कुछ मानसून बचा है तो ये वापस इस पहाड़ी से टकरा करके वापस आएगा। जब ये वापस आ रहा होता है तो यहाँ का जो पानी है आंध्र प्रदेश के पास, उसको उठा लेगा और उसको उठाने के बाद वाष्प जो नीचे से ऊपर जा रही होगी उसको उठा लेगा और आगे बढ़ा देगा, यहाँ तमिलनाडु में वर्षा करा देगा। और जहाँ पर वर्षा कम हो रही थी, आप जानते हैं वर्षा कहाँ कहाँ हो रही है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि पश्चिमी घाट पर्वत है तो ये मानसून सीधे एंटर तो कर रहा है लेकिन यहाँ वर्षा नहीं करा रहा है। जैसे यहाँ पर तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र हो गया, तो वहाँ पर ये वर्षा ज़्यादा नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर अगर वर्षा नहीं हो पाती है तो यहाँ तुम्हारा पड़ जाएगा सूखा। लेकिन जहाँ वर्षा हो रही है वहाँ पर ज़्यादा वर्षा होगी तो वहाँ पर होगा तुम्हारे भारी वर्षा और समुद्र तल तो धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। ये बात आपके समझ में आ गई। और गर्म जलवायु हो रही है क्योंकि अभी मैंने बताया कि सूरज की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो इसके चारों तरफ जो वायुमंडल है उस वायुमंडल को क्या कर रही है? हीट दे रही है। अगर हीट दे रही है तो इसके चारों तरफ जो जलवायु है वो क्या हो रहा है? धीरे धीरे गर्म हो रहा है, हीट हो रहा है। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है वो समझ में आ गया। ग्लोबल वार्मिंग क्या है वो समझ में आ गया। इसके क्या क्या नुकसान हैं वो समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं गुरुत्व आकर्षण के बारे में। गुरुत्व आकर्षण क्या है, कब तक रहेगा? देखो, न्यूटन ने हम लोगों को बताया है कि गुरुत्व आकर्षण का नियम क्या है, लेकिन क्या आपको ये बताया गया है कि ये गुरुत्व आकर्षण आखिरकार है क्यों? ये क्यों है? इसके लिए वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम बात आगे करेंगे। गुरुत्वाकर्षण का नियम लगता क्यों है हम पर? हम लोग आखिरकार ऊपर जाते हैं तो नीचे गिरते क्यों हैं? आजकल ये किताबों में लिख दिया गया है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, गुरुत्व आकर्षण की वजह से। लेकिन ये गुरुत्व आकर्षण बल पृथ्वी पर कब तक रहेगा और ये क्यों ये होता क्यों है? पृथ्वी पर है तो ये गुरुत्वाकर्षण बल, किसी ने पूछ दिया किसी स्टूडेंट से कि गुरुत्वाकर्षण बल है क्या, बता दिया नीचे से ऊपर जाने वाली वस्तु पृथ्वी पर नीचे आ जाती है गुरुत्वाकर्षण के कारण। लेकिन गुरुत्वाकर्षण आखिरकार क्या है, पृथ्वी पर कब तक रहेगा? किताबों में आज तक आपको कभी नहीं मिलेगा। हम अपना खुद का सोचा हुआ कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे। साइंटिफिक सोच जो हमारी थी पहले नहीं थी, अब हो गई है थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं।
हमारी वजह से, मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा होगा कि पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो किसकी वजह से है। हम इस पर एक अलग से वीडियो, सेपरेट वीडियो बनाएंगे और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा आप भी हमको जज कीजिएगा कि जो हमने बताया है कि वह एकदम सत्य है, सही है या नहीं। इसके लिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो भी हम यहाँ पर बताते हैं वो एकदम अच्छा लगता है या सही लगता है, क्या वो एकदम प्रॉपर वो चीज़ें होती हैं जो आपको मिलनी चाहिए। अगर मिलनी चाहिए वही चीज़ें होती हैं तो अच्छी बात है। इसके लिए आप सुनते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और, अगर आप नए हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें अगर आपको अच्छी लग जाती हैं गलती से, धोखे से, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी टाइप के हम यहाँ से वीडियो देते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। लव यू, टेक केयर, बाय।